ठीक ना। देखिए, जब पवन चलती है तो पवन के चलने से बहुत ढेर सारी स्थलाकृतियों का क्या होता है, निर्माण होता है, जो देखने में खूबसूरत लगती हैं, ठीक ना। पवन के चलने से बहुत ज़्यादा विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का क्या होता है, निर्माण होता है। पवन किसको कहते हैं? हवा को? नहीं। देखिए, हवा हर जगह मौजूद है, लेकिन जब इसका प्रवाह होने लगता है, हवा का जब प्रवाह होने लगता है तो हम इसे क्या बोलते हैं, पवन कहते हैं, ठीक ना। मोटर गाड़ियों के टायरों में हवा भरी जाती है, न कि पवन भरी जाती है। जब हवा का प्रवाह हो तो वह क्या बोला जाता है, पवन। चलती हुई स्थिति में हवा जब चले, जब उसका क्या हो, किसी वेग से प्रवाह हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पवन बोलते हैं। क्लियर। तो पवन के चलने से कई ढेर सारी स्थलाकृतियों का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक। देखिए, समस्त संसार में जितने भी जीव हैं, जितनी भी जैव विविधता है, उस सभी के लिए क्या है, पवन, हवा बहुत जरूरी है, ठीक ना। क्लियर। पवन के चलने से मरुस्थलों का विस्तार हो रहा है। जो रेगिस्तान हैं, जो मरुस्थल हैं, वो क्या हो रहे हैं, विस्तृत हो रहे हैं, उनका विस्तार हो रहा है, ठीक ना। कभी कभी क्या होता है, कुछ एक प्रकार की ऐसी शैल होती है, ठीक ना। क्या होती है, कुछ ऐसी शैल होती है। शैल का मतलब क्या, चट्टान। कुछ ऐसी चट्टानें होती हैं जिसमें रासायनिक अपक्षय के द्वारा क्या होता है कि छोटे छोटे जो है कि कंदरा बन जाती है। कंदरा शैल इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंदरा शैल। तो छोटे छोटे क्या हो जाते हैं, कंदराएं बन जाती हैं। जिस चट्टान में छोटे छोटे गड्ढे हमें दिखाई देंगे, जैसे कहीं पर पहाड़ है, चट्टान है, उसमें क्या होंगे, छोटे छोटे गड्ढे दिखाई देने लगते हैं, ठीक। इन किसकी बात है, ये शुष्क प्रदेश में। कहाँ पर, शुष्क प्रदेश में। इन छोटे छोटे कंदराओं को क्या कहते हैं, टैफोनी कहते हैं। क्या कहते हैं, टैफोनी। क्लियर हुआ। इन छोटी छोटी कंदराओं को क्या बोलते हैं, टैफोनी बोलते हैं। ये चीज़ क्या करना है, याद रखना है, ठीक ना। तो अब इसके बाद हम लोग क्या समझेंगे, इसकी अपर्दन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, ठीक ना। पवन अपर्दन के फलस्वरूप जिन स्थलाकृतियों को बनाता है, उन स्थलाकृतियों को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अपर्दनात्मक स्थलाकृतियाँ। अपर्दनात्मक का मतलब समझ में आता है ना, कई क्लास से हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। घर्षण के द्वारा, रगड़ के द्वारा, हवा के चलने से जहाँ रगड़ पड़ती है तो हवा क्या करती है, उसको कुरेदती है, अपर्दित करती, उनका अपर्दन होता है, ठीक। तो इस अपर्दन के कारण क्या होता है कि कई प्रकार की स्थलाकृतियों का क्या होता है, निर्माण होता है। तो पवन के प्रवाह से जो निर्मित अपर्दनात्मक स्थलाकृतियाँ हैं, इन स्थलाकृतियों में एक स्थलाकृति आती है इंसेलबर्ग। क्या आता है, इंसेलबर्ग, ठीक। अब इंसेलबर्ग किस प्रकार की स्थलाकृति है, देखिए, जब हवाएं चलती हैं, ठीक ना, जब पवन का प्रवाह होता है तो ठोस चट्टानों के बीच में जो मुलायम चट्टान होती है उसका अपर्दन हो जाता है। ठोस चट्टानों के बीच में कहीं कहीं जहाँ जहाँ मुलायम चट्टानें होंगी या मिट्टी वगैरह पड़ी होगी, उस सब का क्या हो जाएगा, अपर्दन हो जाएगा। तो कुछ जो स्थलाकृति बनेगी हमें इस प्रकार से देखने को मिलेगी, ठीक है। वो स्थलाकृतियाँ किस प्रकार से देखने को मिलेंगी, इस प्रकार से देखने को मिलेंगी, ठीक ना, ऐसे ऐसे देखने को मिलेगा, ठीक। इसमें ये ऐसे ऐसे, ठीक है। इसको मिटाते हैं, ऐसे देखिए, ठीक। ये क्या था, ये धरातल है, इधर का क्या हुआ, अपर्दन हो गया। पिंडी, जैसे पिंड देखते हैं ना, पिंडी देखते हैं ना, तो पिंड की तरह से ऐसे ऐसे बचा हुआ रह जाएगा, ठीक। तो इसी को क्या बोलते हैं,
इंसेल वर्ग, लगेगा कि मिट्टी का छोटा छोटा क्या है, और टीला टाइप का बनाया गया है, मिट्टी का छोटा छोटा लगेगा, टीला है वो। तो ये कठोर चट्टान क्या है, बची रह जाती है, और मुलायम चट्टानों का क्या हो जाता है, अपर्दन हो जाता है। ठीक। दूसरी स्थलाकृति क्या है, इसमें गारा या छत्रक शिला, ठीक ना, छत्रक शिला, इसको मशरूम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मशरूम भी इसको बोला जाता है। ये कैसे होता है भाई, देखिए, जब कहीं पर भी अपर्दन होता है हवा द्वारा, तो जो कठोर चट्टान होती है, कठोर चट्टान ऐसे बची रह जाती है। ठीक है, ठीक। तो इस प्रकार से जो स्थलाकृति का निर्माण होता है, ठीक ना, जो बगल की जो स्थलाकृतियाँ थीं, इन स्थलाकृतियों का क्या हो गया, जो बगल की स्थलाकृतियाँ थीं, इधर का और इधर का जो चट्टान थी, जो मटेरियल था इधर इधर का, उसका क्या हो गया, अपर्दन हो गया। ठीक। अच्छा, नीचे वाले का ज़्यादा अपर्दन हुआ, ऊपर वाला ऐसे रह गया, तो जो नीचे वाले की जो चट्टान है ये मुलायम रही होगी, तो इसका ज़्यादा अपर्दन हुआ होगा, तो ये बिल्कुल ऐसे मशरूम की तरह बन गया। ठीक। तीसरी आकृति क्या है, भूस्तंभ, भूस्तंभ, भूस्तंभ। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, डेमोसिली भी बोलते हैं। ठीक, डेमोसिली, भूस्तंभ। ये कैसे बनता है भाई, देखिए, कहीं पर जहाँ पर कहीं कहीं पर बीच में क्या हो, मजबूत चट्टान हो, और उसी चट्टानों में क्या हो, मुलायम चट्टान मिक्स हो, तो जब पवन का प्रवाह होता है, जब पवन का प्रवाह होता है, तो कुछ इस तरीके से स्थलाकृतियों का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। ठीक ना। तो इस प्रकार की जो स्थलाकृतियाँ होती हैं, ये क्या बोली जाती हैं, भूस्तंभ बोली जाती हैं। ठीक है, देखिए, ऊपर ऊपर इनमें एक खासियत क्या है, ऊपर ऊपर ऐसे चपटा चपटा इनमें छूट जाएगा, ऊपर ऊपर इनमें क्या होगा, ऐसे छूट जाएगा। ठीक। बगल की जो खाली जगह बगल का दिखाई दे रहा है, इसमें क्या हुआ, इस सब का अपर्दन हो गया, और ऐसे स्तंभ बचे रह गए। चट्टानों के बीच में क्या होगा, इधर का, यहाँ का, ये इधर इधर क्या हो गया, अपर्दन हो गया, और इस प्रकार से स्तंभ बचे रह गए, चट्टानें बची रह गई। जितनी मुलायम चट्टानें थी उनका अपर्दन हो गया, उड़ गई वो। ठीक ना। जो कठोर चट्टान है उसका वो बचा रह गया, तो इस प्रकार की स्थलाकृति क्या कहलाती है, भूस्तंभ कहलाती है। ठीक ना, डेमोसिली कहलाती है। क्लियर। देखिए, जो अगली स्थलाकृति है वो है आपका यार्डंग। अगली स्थलाकृति क्या है, यार्डंग है। देखिए, यार्डंग क्या होता है, कुछ इस प्रकार से स्थलाकृतियों का जब निर्माण होता है, ठीक ना, ठीक है, कुछ इस प्रकार से जब स्थलाकृतियाँ क्या होती हैं, बन जाती हैं। इनमें होता क्या है, लंबवत अपर्दन होता है। क्या होता है इनमें, लंबवत अपर्दन होता है। ठीक ना। यार्डंग में क्या होता है, तो हमें ऐसे देखने को स्थलाकृतियाँ मिलेंगी। ठीक। तो हुआ क्या कि जब इधर से हवा गई सामने से, तो इधर के क्षेत्र को क्या कर दिया, अपर्दित कर दिया, इधर के क्षेत्र को, इधर के क्षेत्र को। तो जो ऐसे ऐसे चट्टानें, जो कठोर चट्टान है, वो इस प्रकार से बची रह जाएगी। तो जो ऐसी चट्टान होती है, जो इस प्रकार की जो स्थलाकृति का निर्माण होगा, उसको क्या बोलेंगे, यार्डंग बोलेंगे। तो यार्डंग हो गया, ये आपका भूस्तंभ हो गया। ये चीज़ समझ में आ रही है। ठीक। इंसेलबर्ग हो गया, गारा या छत्रक शिला हो गया। क्लियर। ठीक ना। देखिए, इसमें एक और स्थलाकृति है जिसका नाम है क्या,
ज्यूगेन या ज्यूजेन। क्या नाम है? ज्यूगेन या ऐसे ज्यूजेन भी इसको लिखते हैं, ठीक ना, ज्यूजेन। ठीक, अब ज्यूजेन का निर्माण किस तरीके से होता है हम लोग उसको देख लेते हैं। थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, ठीक ना। देखिए ज्यूजेन का निर्माण किस तरीके से होता है भाई। कभी कभी होता क्या है कि जो चट्टानें होती हैं धरातल पर, जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, चट्टान है, ठीक ना। धरातल पर ये चट्टानें इस तरीके से क्या हैं, बनी हुई हैं, ठीक है। धरातल पर कुछ इस तरीके से चट्टान क्या है, बनी है, ठीक है। कुछ इस तरीके से चट्टान धरातल पर हमें क्या कर रही है, दिखाई दे रही है, ठीक ना। इस तरीके से जो चट्टानें हैं हमें क्या करती हैं, दिखाई देती हैं, ठीक। तो मान लीजिए कि जो ऊपर वाली चट्टान है ये क्या है, मुलायम है, और जो ये नीचे जो जिसको हमने रेड से बनाया हुआ है, जो ये चट्टान है, ये क्या है, कठोर चट्टान है। अब हवा बह रही है, पवन चल रही है, और यहाँ से इस चट्टान का अपर्दन होना शुरू हुआ। तो जब यहाँ से इस चट्टान का जब अपर्दन होना शुरू हुआ तो हुआ क्या कि हवा के चलने से ये भाग मुलायम है तो ये ज़्यादा अपर्दित हो गया, ठीक। और ये क्या है, कठोर है तो कम अपर्दित हुआ। तो ये मुलायम वाला चट्टान क्या हुआ, ज़्यादा अपर्दित हो गया, और ये कठोर है तो कम अपर्दित हुआ, ठीक। तो भाई वो मुलायम थी तो ज़्यादा उड़ गई, और ये कठोर है तो कम उड़ी। कभी कभी क्या हुआ, ये ज़्यादा उड़ी, ये कठोर की वाली कम उड़ी, फिर ये ज़्यादा उड़ गई। तो कभी कभी जो स्थलाकृति बनती है वो इस प्रकार से बनती है, ठीक है। कभी कभी स्थलाकृति कभी कभी इस प्रकार से क्या हो जाएगा, अपर्दन हमें देखने को मिलेगा, ठीक ना। कभी कभी जो अपर्दन होगा वो इस प्रकार से देखने को मिलेगा, ठीक। तो ऐसी जो स्थलाकृति होती है इसको क्या बोलते हैं, ज्यूजेन बोलते हैं, ठीक। क्या बोलते हैं, ज्यूजेन या ज्यूगेन। क्लियर, ठीक ना। एक और डायग्राम बना करके दिखा देते हैं, तब ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। देखिए कभी कभी इस तरीके से हमें ज्यूगेन क्या करते हैं, देखने को मिलते हैं, ठीक। ये क्या है, ज्यूगेन है। अच्छा, इसकी एक और कंडीशन हम बता देते हैं ज्यूगेन की। अच्छा, ज्यूगेन की एक और कंडीशन देखिए, ठीक ना। यहाँ पे कभी कभी होता क्या है कि जो ऊपर का जो चट्टान होता है, जो ऊपर की जो चट्टान होती है कभी कभी वो कठोर होती है। जो सबसे ऊपरी चट्टान है ये क्या होगी, कठोर होगी, ठीक ना। क्या होगी भाई, कठोर होगी। और जो नीचे की चट्टान होगी ये क्या होगी, ये चट्टान मुलायम होगी, ठीक ना। नीचे वाली चट्टानें क्या हैं, मुलायम है। तो कभी कभी जो स्थलाकृति बनेगी इस टाइप से बन जाएगी, किस टाइप से, इस टाइप से बनेगी, ठीक ना। तो कभी कभी जो स्थलाकृति बनती है वो इस टाइप से बन जाती है। ऊपर चट्टान क्या है, कठोर है, तो ऊपर की चट्टान का कम अपर्दन हुआ तो थोड़ा सा उसका मुंह खुला हमें दिखेगा। और नीचे की चट्टानें क्या हैं, मुलायम है, तो नीचे की चट्टानों का ज़्यादा अपर्दन हो जाएगा। कभी कभी बारिश हो गई इस चट्टान पे, इसी चट्टान पर कभी कभी क्या होता है कि बारिश हो जाती है। तो बारिश हो जाएगी तो जो पानी होगा वो रिस के नीचे आएगा, तो ये चट्टान का जो आकृति है कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा। पानी सूखेगा तो उसको और थोड़ा सा क्या करेगा, दबा देगा, तो उसकी आकृति क्या होगी, कुछ इस प्रकार से बन जाएगी। तो ये सब स्थलाकृतियाँ ही क्या बोली जाती हैं, ज्यूगेन बोली जाती हैं, ठीक ना। इन सब स्थलाकृतियों को क्या बोलते हैं, ज्यूगेन बोलते हैं, ज्यूजेन बोलते हैं। क्लियर।
अच्छा, कभी कभी जब हवा चलती है तो वात बेसिनों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? वात बेसिन का, ठीक ना। वात बेसिन या अपवाह बेसिन, ठीक, अपवाह बेसिन, वात बेसिन या अपवाह बेसिन। अब ये क्या चीज़ होता है भाई? देखिए, जब हवा चलती है तो जहाँ से पदार्थों को उड़ाती है, उड़ा करके ले जाती है, वहाँ गड्ढे बन जाते हैं। जैसे हवा अगर चल रही है, ये फील्ड है, तो फील्ड की सारी मिट्टी उड़ करके चली गई, तो यहाँ क्या बन जाएगा? गड्ढा बन जाएगा। तो इन्हीं गड्ढों को क्या बोलते हैं? वात बेसिन बोलते हैं, ठीक। या जो अपवाह बेसिन होते हैं, ठीक, वात बेसिन या इसको वात गर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? वात गर्त। अमेरिका में, यूएसए में, किसमें? यूएसए में ऐसे अपवाह बेसिनों को बफेलो वालेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बफेलो वालोस। अमेरिका में ऐसे वात बेसिनों को या वात गर्तों को बफेलो वालोस कहते हैं। और मंगोलिया में क्या कहते हैं? पांग कियांग। मंगोलिया में ऐसे वात गर्तों को पांग कियांग के नाम से जाना जाता है। क्लियर? देखिए, कभी कभी जब पवन चलती है, तो ये कोई पहाड़ी है, क्या है? पहाड़ी है। तो जब पवन चलती है तो इन पहाड़ियों में क्या करती है कि पवन के जो धूल कण होते हैं, जब इसका अपर्दन करती है तो ऐसे ऐसे इन पहाड़ियों में क्या हो जाते हैं? गड्ढे बन जाते हैं, छोटे छोटे। क्या बन जाते हैं? गड्ढे बन जाते हैं। तो ये जालीदार हो जाती है, ठीक ना। इसको क्या बोलते हैं? स्टोन लैटिस। स्टोन लैटिस, जालीदार शिला, जालीदार शिला, जालीदार शिला इसको कहते हैं, स्टोन लैटिस कहते हैं। ये भी क्या है? एक अपर्दनात्मक स्थलाकृति है। ये भी एक अपर्दनात्मक स्थलाकृति की श्रेणी में आती है। क्लियर? कभी कभी क्या होता है कि अपर्दन होते होते क्या होता है कि यह जो जालीदार शिला है ये पूरा इसके आर पार हो जाता है। क्या हो जाता है? इसके आर पार हो जाता है। जो छिद्र हैं अब वो क्या करते हैं, उसका अपर्दन होते होते इधर से उस पार क्या करने लगता है? दिखाई देने लगता है। तो जब इधर से उधर क्या करता है, चट्टानों में दिखाई देने लगता है, तो इस प्रकार से जो स्थलाकृति का निर्माण होता है उसको क्या बोलते हैं? पुल खिड़की, पुल तथा खिड़की बोलते हैं। क्लियर? तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। उसको बोलते हैं क्या? पुल तथा खिड़की। क्लियर हो गया? एक बार फिर से समझ लीजिए क्या कि जब कहीं पर कोई चट्टान होती है या कोई पहाड़ी इलाका है या कोई चट्टान पड़ी हुई है, वहाँ पर जब पवन द्वारा अपर्दन हुआ तो उस चट्टान में क्या हुआ? गड्ढे बन गए। मतलब हवा पास करने का प्रयास कर रही है लेकिन पास नहीं हो रही है, अपर्दित करके उसको छोटा छोटा गड्ढा बना दे रही है। तो उस समय जो अगर स्थलाकृति होगी उसको स्टोन लैटिस या जालीदार शिला कहते हैं। फिर अपर्दित करते 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 उसका इतना ज़्यादा अपर्दन कर दिया कि आर पार दिखाई देने लगा, इधर से उधर की तरफ दिखाई देने लगा। तो उस टाइम फिर इसका नाम क्या हो जाएगा? पुल तथा खिड़की। खिड़की की तरफ, खिड़की देखेंगे ना, इधर से उधर दिखाई देती है खिड़की में से। क्लियर हुआ? तो इसके बाद अब हम लोग क्या देखेंगे? निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों को।
ये थी क्या, अपर धनात्मक। अब क्या देखेंगे हम लोग, तो जब पवन कहीं से रेत को या बालू को उठाती है तो वह उसका अपर्दन बोला जाता है और उससे वातगर्तों का निर्माण होता है ना, बताएं। तो वो अपर्दनात्मक अस्थलाकृति है। वातगर्त क्या है, अपर्दनात्मक अस्थलाकृति है। लेकिन उसी रेत को, उसी मिट्टी को ले जाके कहीं छोड़ेगी भी तो कहीं जब उसको ले जाके छोड़ती है तो उसको कहते हैं बालुका स्तूप। बालुका स्तूप, ठीक ना। बालुका स्तूप हमें इस तरीके से क्या करते हैं, देखने को रेगिस्तानों में मिलते हैं। देखा है ऐसे रेगिस्तानों में इस तरीके से बालुका स्तूप हमें क्या करते हैं, देखने को मिलते हैं। और इनकी ऊंचाई कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इनकी ऊंचाई क्या होती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक। यहाँ पर अगर कोई झाड़ी हो जाए, ठीक, यह बालुका स्तूप इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अगर आगे क्या हो जाए, कोई झाड़ी है, आगे क्या रहे, कोई झाड़ी रहे, और झाड़ी के पीछे अगर कोई बालुका स्तूप है तो उसको कहते हैं नेबखा। उसको क्या कहते हैं, नेबखा। क्या कहते हैं उसको, नेबखा, ठीक। अब हम यहाँ पे बात करेंगे, बालुका स्तूप जो है कि ये दो प्रकार से होते हैं। एक होते हैं बरखान। क्या होते हैं, बरखान। और दूसरा होता है सीफ। दूसरा क्या होता है, सीफ, ठीक। समुद्रों के किनारे मरुस्थलीय भागों में जहाँ पर बालुका स्तूप का निर्माण होता है उसको क्या बोलते हैं, सीफ बोलते हैं, ठीक। और जो बालुका स्तूप अर्धचंद्राकार बनता है, क्या बनता है, अर्धचंद्राकार। जो बालुका स्तूप ऐसे ऐसे बनते हैं, ठीक ना, देखने को रेगिस्तानी भागों मरुस्थलीय भागों में क्या होंगे, ये इस प्रकार से क्या करेंगे, बालुका स्तूप दिखाई देंगे, ठीक। ऐसे ऐसे ढेर सारे बालुका स्तूप क्या करेंगे, दिखाई देंगे। तो अर्धचंद्राकार बालुका स्तूपों को क्या नाम दिया जाता है, बरखान नाम दिया जाता है, ठीक। क्लियर है, क्या नाम दिया जाता है इसको, बरखान नाम दिया जाता है, ठीक। पवन क्या करती है, रेत को, मिट्टी को, बालू को ले जाके जिस प्रकार से छोड़ दी है और जिस प्रकार से जो अस्थलाकृति बनती है उसके निक्षेप करने के कारण, उसके छोड़ने के कारण हम लोग उस अस्थलाकृति को उस हिसाब से समझते हैं और उसका वैसा नाम दिया जाता है। क्लियर हुआ ये, ठीक। नेबखा क्लियर हो गया, ठीक। देखिए अब क्या होता है, कभी कभी, ठीक ना, जो पहाड़ होते हैं, जैसे मरुस्थलीय भागों में भी पहाड़ होते हैं ना, तो पहाड़ों के, ये पहाड़ हैं और ये एक पहाड़ है। पहाड़ों के किनारे जो रेत का जमाव होता है, पहाड़ों के, ये धरातल मान लीजिए, क्या है ये, धरातल है, ठीक। पहाड़ों के किनारे जो रेत का जमाव होता है, रेत ऐसे जम जाता है पहाड़ों के किनारे, जो रेत का जमा होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, पेडिमेंट। ध्यान से समझिएगा, इसको क्या बोला जाता है, पेडिमेंट बोला जाता है। ये क्या है भाई, पेडिमेंट है। तो ये पेडिमेंट भी क्या है, वह पवन द्वारा निर्मित एक निक्षेपात्मक, पवन द्वारा निर्मित एक निक्षेपात्मक अस्थलाकृति है। ये क्या होता है, पेडिमेंट होता है, ठीक। इसके बाद, पेडिमेंट के बाद जो जमाव मिलता है हमें, ठीक ना, पेडिमेंट के बाद जो रेत का जमाव मिलता है, ठीक है, मतलब कभी कभी क्या होता है कि इसके बाद लंबी दूरी तक, ठीक ना, हमें रेत का जमाव मिलता है। यहाँ पे क्या मिलता है, रेत जम जाती है ऐसे, ठीक ना, क्या जम जाती है, रेत, ठीक, ऐसे। तो पेड़ी में इधर जो रेत जमती है
जो बालू का जमा होता है पर्वतों के मतलब घाटियों में, उसका नाम क्या दिया जाता है? बाल्सन। ये क्या है? बाल्सन है। बाल्सन और पेडिमेंट में अंतर समझिएगा, ठीक ना। जो पेडिमेंट होता है वो बिल्कुल पर्वतों पर जमा होता है, पर्वतों पर ही किनारे पे क्या होता है? रेत का जमा होता है, तो पर्वत पे ही जब उसका जमा तो उसको बोलते हैं पेडिमेंट। लेकिन पर्वत की घाटियों में जो जमा हो जाता है रेत का, बालू का, ठीक, इसको क्या बोलते हैं? बाल्सन। कभी कभी जब बारिश हो जाती है, वैसे मरुस्थलीय भागों में बारिश नहीं होती, लेकिन पहाड़ों, जो पहाड़ी इलाका होता है, या कभी कभी किसी प्रकार से वहाँ क्या होती है? बारिश हो जाती है। तो कभी कभी जब यहाँ पर किसी प्रकार से बारिश हो जाती है, ठीक ना, तो ये जो रेत हैं ये बह करके इधर चला आता है, बह करके क्या होता है? इधर चला आता है, ठीक। और चूंकि रेत है तो पानी फिर तुरंत क्या हो जाता है? सूख जाता है, ठीक। और यह जो है हमें थोड़ा बहुत ऊंचा दिखाई देने लगता है, सूखता है प्रवाह से। कहीं पर बालू का प्रवाह होता है, देखते हैं ना, वो ज़मीन क्या हो जाती है? थोड़ी ऊंची महसूस होने लगती, दिखाई देने लगती है। तो यह जो भाग होता है, इस भाग को क्या बोलते हैं? प्लाया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाया। यह भाग क्या होता है? प्लाया होती है, ठीक। पानी सूखने के बाद जो चीज़ हमें दिखाई देती है, तो प्लाया क्या होती है? बिल्कुल पर्वतों के बीच में होती है, पर्वतों से घिरे रेगिस्तानी भाग को बाल्सन कहते हैं। बाल्सन में जब बारिश हो जाती है तो पानी इकट्ठा हो जाता है, वह पानी जब सूखता है तो वहाँ की सतह हमें उठी हुई दिखाई देने लगती है, तो वह सतह क्या कहलाती है? प्लाया कहलाती है। कभी कभी और ज़्यादा वृष्टि हो जाती है, हमेशा नहीं, कभी कभी वृष्टि हो गई तो पानी कुछ समय तक इसमें लगा भी रह जाता है, ठीक ना। क्लियर? बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक। एक चीज़ और है इसमें, क्या? जब रेत का जो प्रवाह होता है, तो जो रेत का प्रवाह होता है इधर, तो उसका नाम जो है कि बाजादा दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? ये जो भाग होता है इसका नाम क्या होता है? बजादा, बाजादा, ठीक। इसका नाम क्या दिया जाता है? बाजादा नाम दिया जाता है। हाँ, ठीक। तो ध्यान से इसको समझना है। सबसे पहले क्या? पेडिमेंट, ठीक। अच्छा देखिए, एक कन्फ्यूजन और हो रहा होगा, उस कन्फ्यूजन को हम दूरी कर देते हैं। बाल्सन आप इस पूरे को बोल सकते हैं, ये पूरा भाग क्या है? बाल्सन है। ये पूरा भाग संयुक्त रूप से क्या कहलाता है? बाल्सन कहलाता है। बाल्सन में जो बाहरी भाग होता है इसको क्या? बाजादा बोलते हैं, और जो आंतरिक भाग होता है इसको प्लाया बोलते हैं। प्लाया का निर्माण कैसे होता है? कभी कभी जब बारिश हो जाती है तो बारिश होने के फलस्वरूप जो मरुस्थलीय सतह होती है, कभी कभी चूनायुक्त होता है, उठ जाती है, ऊपर सतह उठी हुई दिखाई देती है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लाया बोलते हैं, ठीक। अगले जो निक्षेपात्मक स्थलाकृति है, ठीक है, वो क्या है? लोयस। लोयस का जमा, बालू जाके रेत जाकर क्या करता है? दूसरे देशों में जमा उत्पन्न करता है। जैसे मंगोलिया में क्या है? मंगोलिया और चीन की सीमा पे लोयस का पठार है, मैदान है। बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक। तो लोयस कहाँ से लिया गया? फ्रांस के एक गांव से लिया गया है। लोयस नाम फ्रांस के एक गांव से लिया गया है, लेकिन फ्रांस में लोयस को लेमिन कहते हैं। फ्रांस में लोयस को क्या कहते हैं? लेमिन कहते हैं, लेमिन, ठीक ना। वांगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। वांगहो नदी को क्या कहा जाता है? चीन का शोक कहा जाता है। वांगहो नदी को चीन का क्या कहते हैं? शोक कहते हैं। यह जो लोयस जमाव, जब पवन क्या करती है? रेत को उठा करके और नदियों के तली में छोड़ती है। नदियों के तली में क्या करती है? इसको छोड़ देती है, तो जो नदी का जो तली होता है वो ऊपर उठ जाता है,
नदी पहले नीचे बह रही थी, लेकिन लोयस का जमा होते होते नदी क्या करने लगती है, ऊपर बहने लगती है। और लोयस से ही नदी के किनारे के क्या बनते हैं, तटबंध बनते हैं। क्या बनते हैं, तटबंध बनते हैं। लेकिन है तो तटबंध का मतलब प्राकृतिक बंध, ठीक है ना, लेकिन ये है तो लोयस ही, होता कमज़ोर है। तो कभी कभी जब वांगहो नदी में पानी ज़्यादा हो जाता है तो वांगहो नदी क्या कर देती है, इस तटबंध को तोड़ देती है, और इस तटबंध को तोड़ देती है तो भयंकर बाढ़ आती है। इसीलिए वांगहो नदी को चीन का शोक कहते हैं, मार्ग परिवर्तन कर लेती है। जैसे भारत में क्या है, बिहार का शोक है कौन, कोसी नदी, अपना मार्ग बहुत तेज बदलती है तो बाढ़ आ जाती है, ठीक, बहुत नुकसान होता है। तो इसीलिए वांगहो नदी को चीन का शोक कहते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है कि पवन जब रेत या मिट्टी या बालू का जमाव करती है, कभी कभी रेत या पवन जब मिट्टी या बालू का जमाव करती है, ठीक है, तो कभी कभी असामयिक वर्षा हो जाती है, असामयिक वर्षा हो जाती है, ठीक है। मिट्टी का जमाव करते करते वहाँ पे परतदार चट्टान बनती है, और उन परतदार चट्टानों के ऊपर कभी कभी क्या होता है, असामयिक वर्षा हो जाती है। तो जब असामयिक वर्षा हो जाती है तो छोटे छोटे क्या बन जाते हैं, ऐसे खड्ड बन जाते हैं, छोटे छोटे ऐसे क्या बन जाते हैं, खड्ड बन जाते हैं। तो ऐसे खड्डों को क्या कहते हैं, बैड लैंड कहते हैं। इसको कहा जाता है बैड लैंड टोपोग्राफी, उत्खात स्थलाकृति, इसको क्या बोलते हैं, उत्खात स्थलाकृति, बैड लैंड टोपोग्राफी। क्लियर। तो ये क्या है, ऐसे उत्खात उबड़ खाबड़ बन जाता है, बिल्कुल गड्ढा, छोटा छोटा गड्ढा बन जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, उत्खात स्थलाकृति, बैड लैंड टोपोग्राफी। क्लियर। तो ये रहा पूरा क्या, पवन द्वारा निर्मित अपर्दनात्मक और निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ, ठीक। अगले क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक और कारक द्वारा स्थलाकृति बची हुई है, सागरी जल। तो सागरी जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों को हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, ठीक ना।